सियासत में हवाओं के रुख से चुनावी नतीजों की फिजा भी तय होती रही है। इसीलिए देश के पश्चिमी सूबे में आए नतीजों से देश के पूर्वी सूबे बंगाल के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो आड़ी में आप सबका स्वागत है। पंजाब में स्थानीय निकाय के नतीजों में कांग्रेस ने बाजी मारी। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन गई तो कांग्रेस के नेताओं ने इसे किसान बिल पर मैंडेट करार दे दिया। नतीजों से उत्साहित होकर किसान पंचायतों का आयोजन पश्चिम बंगाल में किए जाने का ऐलान भी हो गया। अगर मान लें कि किसान आंदोलन का असर पंजाब के चुनावों में झलका है तो यह भी एक फैक्ट है कि एमएसपी का फायदा केवल 6% किसानों को होता है और उनमें से ज्यादातर पंजाब के ही हैं। ऐसे में किसान बिल क्या बंगाल विधानसभा चुनावों में भी मुद्दा हो सकता है? क्या पंजाब के सेमीफाइनल से बंगाल में फाइनल का विजेता तय हो सकता है? आड़ी में आज बहस इसी पर, और हमारे साथ इसके लिए जुड़ेंगे खास मेहमान। उनसे आपको मिलाऊं उससे पहले ये बड़ी खबर। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी हार। पंजाब नगर निकाय चुनाव में हारी बीजेपी। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत। नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर खिसकी। हार के पीछे किसान आंदोलन को बड़ी वजह गिनाया जा रहा है। पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और उसके बाद चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने साथ मिलकर लड़े थे और इनका दबदबा था दोनों ही पार्टियों का। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी थी, पहले नंबर पर शिरोमणि अकाली दल। इस बार दोनों ही पार्टियों को खासा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल इस बात से संतोष कर सकती है कि वो चार्ट में नंबर 2 पर फिर भी है। हालांकि बठिंडा जैसे जगह से हार मिल जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको चौथे नंबर पर। आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए कि कुल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी केवल 50% में ही अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर पाई और उसमें लड़ने के बाद चौथे नंबर पर उसे आज पहुंचना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या वाकई किसान आंदोलन ने पंजाब में नतीजों का रुख तय कर दिया है? तो क्या वहां जो कुछ हुआ वो बंगाल में चुनावों पर भी झलकेगा क्या? अर्जुन सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। जितेंद्र तिवारी विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सुनीत चोपड़ा नेता वामपंथ। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत जी को स्वागत के साथ साथ बधाई भी। सुप्रिया जी, 17 फरवरी अच्छा दिन निकला आप सबके लिए। मुझे लगता है कि अच्छा दिन हमारे लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा दिन था और ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। ये संदेश देता है कि ये देश किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का है और अगर आप उनके हक का हनन करेंगे तो ये देश बोलेगा। ये गांधी का देश है, ये शांति प्रिय देश है, ये आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन उसके पास एक ताकत है वोट की और उससे वो आपको धता बताएगा। मुझे लगता है कि चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे आप सत्ता में हो, दम भरने का ना हमारा का आज दिन है ना भाजपा का होना चाहिए। सुप्रिया जी, ये जो तार आप जोड़ रहे हैं ये निश्चित रूप से आज आपका दिन है, आप कह सकती हैं। आपको देती है। ठीक है, अगर आप इसे लोकतंत्र की जीत और किसान मैंडेट कह रही हैं तो जुलाई में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और बिहार विधानसभा चुनाव तो उसके बाद हुए हैं। बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव उसके बाद हुए और अगर आप बिहार का फाइनल आंकड़ा देखिए तो आप पाइएगा कि 12,000 मात्र वोट का अंतर है हमारे फैक्शन में और उनके फैक्शन में। और यह सर्वविदित है कि कैसे अंततोगत्वा 9-10 सीटें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के प्रकोप से और प्रेशर से जीती गई। मेरा इतना मानना है कि लोकतंत्र में जहां पर भी वोटर बोलता है उसका संदेश सुनना चाहिए और आज पंजाब का किसान का संदेश यह दे रहा है, जो पूरे देश में भी सुनाई दे रहा है कि ये काले कानून वापस करिए। मैं दंभ नहीं भरूंगी, मैं खड़े होकर ये नहीं कहूंगी कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। आप तो चलिए फिर भी इस पर बहस कर रहे हैं, बाकी मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया। लेकिन हां, मैं ये जरूर पूछूंगी कि क्या भाजपा इससे मैसेज ले रही है? क्या सत्ता पक्ष इस पर विचार कर रहा है कि ये काले कानून देश के खिलाफ बने हैं? इसके खिलाफ सिर्फ किसान नहीं है, आम जनता भी किसान के साथ खड़ी है। और सुप्रिया जी, मैं भी कहूंगा, आपने हमको बधाई दी कि हम इस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम भी आपको इस बारे में, आपने बहुत संभ्रांत रखा है अपनी शैली को, बातचीत की। हम देख रहे थे रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट तो कहता है कि पंजाब का श्राप बीजेपी ड्रॉप।
लेकिन मैं अर्जुन जी के पास चलना चाहूंगा। अर्जुन जी, क्या संदेश है इस नतीजे में पंजाब के? देखिए, पंजाब का निकाय का चुनाव से भारतवर्ष की राजनीति पर असर पड़े, बंगाल की राजनीति पर असर पड़े, ऐसा सोचना भी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि पंजाब का अलग इशू है। किसान का आंदोलन में पंजाब को फ़ायदा और पंजाब के जो बड़े मंडी वाले हैं उनको फ़ायदा के लिए ये आंदोलन ऑर्गेनाइज रूप से कराया जा रहा है और इसमें घटनाएं घट रही हैं। ऑर्गेनाइज वे में बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ विदेशी शक्तियाँ इसमें शामिल हो रही हैं। तो वहाँ इसका माहौल है और निकाय चुनाव में कांग्रेस को अगर सफलता मिलती है तो इससे कांग्रेस को खुश होने की ज़रूरत है। कांग्रेस को, क्योंकि बहुत दिन से निराशा है इनको, अभी एक हल्का सा इनको दिखाई दिया तो इनको खुशी हो गई। उससे बंगाल के चुनाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंगाल का चुनाव करप्शन के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ यहाँ बंगाल में चुनाव होगा। और यहाँ के किसानों को, किसान आंदोलन से आप देखे भी होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ के किसान खुद परेशान हैं कि ममता बनर्जी ने किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार का लागू नहीं किया, ये यहाँ आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, इनको परेशानी है उससे। तो इससे बंगाल के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपना पीठ थपथपाए, बहुत दिन के बाद मौका मिला है। एक पंजाब उधर बचा हुआ है, इधर तो मेरा सवाल है, ये मौका क्यों मिला? तो ये आपके बड़े लीडर्स को, आपके टॉप लीडर्स को हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस में जाकर प्रचार करते देखा है। हैदराबाद अभी बहुत बीते दिनों की बात नहीं है। ऐसे में स्थानीय निकाय के चुनाव भी आपके लिए अहमियत रखते हैं। पंजाब में चुनाव में चौथे नंबर पर खिसक जाना, क्या संदेश है इसका? केवल बाहरी ताकतों के असर में ऐसा हो गया? कोई संदेश इसको देखिए, निकाय चुनाव से अगर संदेश की बात कहेंगे तो बिहार विधानसभा का चुनाव का संदेश तो बड़ा चुनाव संदेश है। देखिए, हर जगह का राज्य का जो राज्य स्तर में चुनाव होते हैं ना, वो राज्य के पर्सनल मुद्दे पर चुनाव होते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की समस्या होती है, वहाँ के नेतृत्व का समस्या होता है। उसी तरह बंगाल का सीधे तौर पर ममता के खिलाफ, यहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव हो रहा है। यहाँ के जनता जो है एक सरकार के खिलाफ मत दे रही है। तो यहाँ के चुनाव से और वहाँ का चुनाव को मत जोड़िए तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब देखिए ना, हम ना जोड़ें, लेकिन ये नेता, जो किसान नेता है, वो तो जोड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेंगे किसान नेता। राकेश टिकैत का ऐलान, बंगाल भी जाएंगे कहा उन्होंने। बंगाल में किसान पंचायत करेगा किसानों का दल। बंगाल के किसान कृषि कानून से खफा हैं, राकेश टिकैत ने कहा। हालांकि उनसे ये पूछा गया कि आप चुनावों के मद्देनजर जा रहे हैं क्या बंगाल? उन्होंने कहा नहीं, हम गुजरात भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे। लेकिन उन्हीं के साथ आंदोलन कर रहे एक और नेता है चढ़ूनी। उनका कहना यह है कि हाँ, हम वहां जाएंगे और कहेंगे चुनावों में पंचायत से संसद तक उस आदमी को वोट मत देना जो कृषि कानूनों के समर्थन में है। राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं। उनसे जब यह सवाल किया गया कि आप वहां जा रहे हैं, क्या आप चुनावों के मद्देनजर जा रहे हैं, उन्होंने मना किया। लेकिन बलबीर सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि हाँ, हम जा रहे हैं, कहेंगे संसद हो या पंचायत, कोई भी जो भाजपाई है उसको मत घुसने देना अपनी जगह पर और उसको वोट भी मत देना। अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको बड़ा रेजिस्टेंस देखने मिला, कई जगहों पर तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। जरा इसको भी समझें। संगीत रागी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। संगीत रागी जी, ये कैसे पूरा डायमेंशन पंजाब के भीतर चेंज हुआ? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनवरी के महीने में हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा था। आप पता कि कांग्रेस पार्टी कितनी जीती है वहां पे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो क्या उसे ये माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन, कृषि कानूनों पर मैंडेट मिल गया? भारतीय कृषि कानून पर मैंडेट मिल गया था? ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक स्थानीय निकाय के चुनाव के आधार पर ये कहना, पूरे एक राज्य के सारे राजनीतिक परिदृश्य का आकलन करना गलत होगा। हम ये भी कहना चाहेंगे कि पंजाब का ये जो किसानों का आंदोलन है, मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और हरियाणा के हरित क्रांति से उपजे हुए 9 धनाढ्य किसानों का आंदोलन था और है भी आज के दिन में।
इसका न तो बिहार पर असर पड़ा है, न ही पूर्वी उत्तर प्रदेश पर असर पड़ा है, और बंगाल तो सुदूर बंगाल, ये सब में तो कोई बात ही नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए इस आधार पर आकलन करना कि ये मैंडेट है, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। मैं अच्छा, अगर ये ना माना जाए कि ये किसान बिल पर मैंडेट है एक सेकंड के लिए, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये मैंडेट किस चीज के लिए है? और अगर मैंडेट किसी एक अमुक चीज के लिए है भी, तो बीजेपी उसमें प्रायोरिटी में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर क्यों नहीं है, 4 पर क्यों है? देखिए, हाँ, इसका कारण मैं बता दूं। देखिए, पिछली बार जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इन दोनों के बीच में गठबंधन था। ये दोनों यदि साथ आ जाते हैं तो वहां पर चुनाव में इनकी विजय होती है। अकाली दल यदि अकेले लड़ता है पंजाब में चुनाव, तो वो कभी भी विधानसभा के अंदर भी सत्ता में नहीं आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक वहां पर बड़ी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी भी यदि अकेली वहां पर लड़ती है सत्ता में, तो भी उसके लिए उतना बड़ा जनाधार नहीं है। ये जो आपने बात कही है संगीत रागी जी, इसको लेकर सुनील चोपड़ा कुछ इशारा कर रहे हैं। अभी यहीं पर 10 सेकंड आऊंगा ना, अभी तो आगे भी आ रहा हूं आपके पास। अभी बात पूरी करनी है आपको? ठीक है, कर लीजिए। मैं 10 सेकंड। देखिए, मेरा तो अपना इससे अलग ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के दबाव में अपने नेतृत्व को पंजाब की जमीन पर हमेशा हर साल दर साल रादर कमजोर किया है। यदि भारतीय जनता पार्टी वहां अकेली सत्ता के रूप में खड़ी होती, तो आज वहां पंजाब के अंदर उसका परिदृश्य कुछ अलग होता। ठीक है। लेकिन अकाली दल के साथ गठबंधन का धर्म निभाने के चक्कर में अपनी ही संगीत रागी जी वो भी यही कहते हैं कि भाजपा जो थोड़ा बहुत बढ़ी वो हमारे साथ बढ़ गई, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि फायदा ना आपको हुआ ना उनको हुआ। अलग होकर आप लोगों के वोट बढ़ तो नहीं गए, ये मैं आगे समझूंगा, लेकिन सुनीत चोपड़ा, आप लोग नहीं कहना चाहिए, आपको राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से मैंने शामिल किया है, लेकिन सुनीत चोपड़ा आप क्या कह रहे थे बीच में, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि पंजाब की जनता ने किसानों को ही वोट दिया है। उन्होंने लोगों के पेट तक भोजन पहुंचाया है, उन्होंने इस मरती हुई इकोनॉमी को ठीक किया है। और इन्होंने क्या किया है, 30 रुपए लीटर पर पेट्रोल इनको मिलता है और 100 रुपए पे बेच रहे हैं, तो लोग इनको वोट देंगे या जूते मारेंगे? जूते मारे हैं, इसीलिए चौथी लेवल पे आए हैं। जो चौथी से पीछा कोई 5वां होता तो वहां जाते। चलिए सुनीत चोपड़ा जी, लेकिन मेरा ये भी आपसे निवेदन है कि कम से कम शब्दावली, क्योंकि सियासत के संदर्भ में हम तमाम पार्टीज हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल ना करें। जितेंद्र तिवारी जी के पास मैं जाऊंगा। तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में ये सवाल मैं करना चाहता हूं जितेंद्र तिवारी जी, कि किसानों का मुद्दा, वहां 82 लाख किसान जिनका जिक्र होता है, ये जो 3 बातें जिनको गिनाकर इधर आंदोलन हो रहा है, क्या वो भी उतना ही असर रखता है क्या वेस्ट बंगाल में वहां के किसानों पर? ये मुद्दे असर रखते हैं क्या? देखिए, 2 बातें हैं। जहां तक किसान आंदोलन का मामला है, जिन मुद्दों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो ये लगता है कि इससे केवल किसानों का ही नुकसान है, लेकिन इसे गंभीरता से यदि आप देखें तो ये लगेगा कि किसानों के बाद कोई भी वर्ग समाज का इससे अछूता नहीं रहेगा, और इस काले कानून का इफेक्ट हर वर्ग के ऊपर पड़ेगा। तो हर वर्ग के ऊपर जब पड़ेगा तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हर वर्ग इसके खिलाफ आंदोलन में उतरेगा और या किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरेगा। तो वो लोग कौन है जिन्होंने मुट्ठी भर चावल दिया है जिससे वो खिचड़ी बनी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे थे? देखिए, वो तो उसमें तो हम लोगों ने कभी किसानों को नहीं देखा। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो स्पॉन्सर्ड था, और मुट्ठी भर चावल भी दिया गया, खिचड़ी भी बनाई गई। बाद में उस खिचड़ी का क्या हुआ मुझे पता नहीं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी बन चुकी है बंगाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने वाला है, इसकी खिचड़ी बनी हुई है। तो अभी अब भारतीय जनता पार्टी को खिचड़ी को समझना अभी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा कठिन है। लेकिन एक बात जरूर है कि बंगाल की जनता हमेशा क्रांतिकारी रही है, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली है।
किसान जब आंदोलन पर थे तो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले अपना समर्थन उन्हें दिया। हमारे सांसद वहां पर गए, मुख्यमंत्री ने फोन पर उससे बात की और पूरी बंगाल की जनता किसानों पर जो बर्बर अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ आपको आपसे एक बात पूछना चाहता हूं जितेंद्र जी, आगे बढ़ने से पहले, क्या यही डिफरेंस है क्या? वो जो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था, वो जो बरगादर मूवमेंट था, जो कहा जाता है कि बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच का फर्क होता है, वही फर्क है क्या बंगाल के किसान और पंजाब के किसान के बीच का? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल के किसान सर्वहारा वर्ग के हैं और हमारा ऐसा मानना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी भी मानसिकता सर्वहारा वर्ग की ही है, वो बुर्जुआ नहीं है। बुर्जुआ कहना, उन्हें बुर्जुआ कहना मतलब उनका अपमान करना है। कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए था। जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, जिनके बल पर आज समाज टिका हुआ है। आपने कहा कि किसानों का मुद्दा वो पूरे देश में एक तरीके से सारे किसानों को छूता है और इसीलिए जो पंजाब में दिखाई दिया वो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी दिखेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसको समझने के लिए हमको कुछ चीजों का रुख करना पड़ेगा, इन जानकारियों का रुख करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको ये बड़ी खबर बताता चलूं, पंजाब के नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। ये आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को निर्मम और निर्दयी सरकार बता दिया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का तंज है कि पंजाब से मिले श्राप से बीजेपी देश में ड्रॉप हुई है। पंजाब के श्राप की वजह से भाजपा ड्रॉप हो गई। देखिए, पंजाब के खेतों में उगी आक्रोश की फसल ने मोदी और भाजपा द्वारा निर्ममता, निर्दयता, कटु वाक्यों और भ्रम की गगनचुंबी चोटी पर बैठे होने के मतिभ्रम को करारा जवाब दिया है। पंजाब का श्राप, भाजपा ड्रॉप। क्या ये वाकई इतना एग्जेजरेट करके देखना चाहिए अभी इन स्थानीय निकाय के चुनावों को, या स्थानीय निकाय के चुनावों से ही वो इशारे मिल रहे हैं जो अब देश में जहां जहां चुनाव होंगे वहां परिलक्षित होते हुए नजर आएंगे? लेकिन पहले पंजाब झांकी, बंगाल कैसे जीतेगी बीजेपी? अगर पंजाब में जो दिखा वो एक झांकी है, तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी सत्तारूढ़, और यहां आप देख रहे हैं कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। ये हम पंजाब के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहां पर क्या कोई इशारा मिलता है बंगाल के संदर्भ में? पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए पंजाब की। 7 नगर निगम है यहां पर, आप जानते हैं। यहां पर नगर परिषद है, नगर पंचायत है और उसके अलावा नगर निगम है। नगर परिषद और पंचायत में 15-15 वार्ड्स और नगर निगम के लिए 50 वार्ड्स, कुल 2302 वार्ड्स के लिए चुनाव हुए। और इसमें नगर निगम में ज्यादा बाजी मारी है कांग्रेस ने। नगर निगम कुल 8, 7 कांग्रेस की जीत, और नगर पंचायत, नगर काउंसिल कुल 109, 98 में कांग्रेस की जीत। मतलब कांग्रेस ने वाकई एक एम्फेटिक विक्ट्री यहां रजिस्टर की है। लेकिन सवाल यही है कि पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की ये जो प्रचंड जीत है, इसमें भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी दिखाई दे रही है। और बठिंडा, जहां पर आप जानते हैं मनप्रीत बादल और सुखबीर बादल दोनों की साख की लड़ाई इसलिए कहा जा रहा था कि दोनों चचेरे भाई हैं, एक अकाली दल से ताल्लुक रखते हैं तो दूसरे इस समय की जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है उससे विधायक हैं और बल्कि मंत्री भी हैं कैप्टन कैबिनेट में। क्या वहां से कांग्रेस का जीतना कुछ इशारा कर जाता है? क्या किसान आंदोलन का असर निकाय चुनावों पर दिखाई दिया है? क्या यह किसान चुनावों का ही मैंडेट है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं? और किसान चुनाव पर अगर यहां पंजाब में मैंडेट है तो क्या बाकी के देश में भी वो रेप्लिकेट करता हुआ दिखाई देगा अलग अलग चुनावों में नतीजों के हिसाब से? मैं अर्जुन सिंह जी से ही सवाल कर रहा हूं। अर्जुन सिंह जी, सवाल मेरा यह है कि कम या ज्यादा तादाद में हर जगह पर इसका विरोध करने वाले हैं। क्या ये बात आपको चिंतित करती है कि ये कहीं स्नो बॉल ना कर जाए, ये पूरा मामला कहीं ये धीरे धीरे बड़ा ना बन जाए जिन राज्यों में बड़ा नहीं है? देखिए, जिस देश में कसाब को जिस देश में आतंकवादी कसाब के लिए भी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, वहाँ पर किसी भी आंदोलन का समर्थन करने के लिए कुछ लोग आपको खड़े होने के लिए मिलेंगे। 130 करोड़ 35 करोड़ की जनता है, बहुत सारा सिस्टम है जो छोटी छोटी पार्टियों को एक्टिवेट करता है और उनके पीछे खड़ी कर देता है। लेकिन बंगाल में किसान आंदोलन का कहीं कोई दृश्य नहीं है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। हमारे भाई कह रहे थे कि बंगाल में की बात कर रहे थे हमारे टीएमसी के लोग। इनसे खाली यही पूछिए कि अगर ममता बनर्जी को किसान के पास पहुंची, किसान के लिए बहुत खुश हुई, किसान के लिए बहुत दुखी हुई,
तो बंगाल में 111 निकाय का चुनाव, 111 म्युनिसिपल चुनाव में, आप कारपोरेशन का चुनाव 7 कारपोरेशन, तो आज 2.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं करा रही है पार्टी यहाँ की? अब वो चुनाव नहीं कराएंगी तो उनके बाद भी उनको मैंडेट समझ में आएगा कि लोग उनके खिलाफ हैं कि सपोर्ट में हैं, और किसान के लिए वहाँ चले जाएंगे। लेकिन बंगाल के किसान को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी, इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ये कुछ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, तो ये अपने हिसाब से अपने रूप में पार्टी को लेकर चलते हैं। जितेंद्र जी से ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये एक मुद्दा नहीं होता और सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो 28 जनवरी को ममता बनर्जी को इस बारे में अपने यहाँ एक सत्र आहूत करके इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित क्यों करना पड़ता, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता वॉकआउट कर गए थे? देखिए, चुनावी गिमिक है दीदी का। ममता बनर्जी चुनावी गिमिक बहुत अच्छा जानती है। अभी 3 महीना सरकार जाने का समय आ गया तो घर में 5 रुपया में खाना खिला रही हैं, वो उसमें भी डीम जो है आधा मिलता है, उसमें भी कट मनी शुरू हो गया है। तो बंगाल को आप भारतवर्ष के दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिकल सीनरी, पॉलिटिकल व्हील जो है, ये सब चुनाव के बेस करके बनता है। ममता बनर्जी जी मंडी बनाई बहुत जगह, एक भी मंडी में व्यापार नहीं होता है। किसान मंडी ममता बनर्जी बनाई, केंद्र सरकार ने रुपया दिया और मंडी भी बना, लेकिन एक भी मंडी में व्यापार नहीं होता है। वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स जो है उस मंडी में दारू और शराब और जुआ खेलते हैं। तो बंगाल का किसानों के लिए ममता बनर्जी ने कुछ किया, ऐसा कहीं आप दिखा नहीं सकते, कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके जो खाद्य दफ्तर है, जो खरीदारी करता है, जो पैडी खरीदता है, उसमें सिर्फ कागज कलम में खरीदा जाता है। और करोड़ों करोड़ों रुपया का जीएसटी का घपला हुआ है, जिसमें जीएसटी ने रेड करके पकड़ा है। तो बंगाल में करप्शन के ऊपर बंगाल में इस बार का चुनाव हो रहा है। तो इसे किसान आंदोलन का बंगाल में कहीं भी कोई असर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। अर्जुन जी, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं। अर्जुन सिंह साहब से बात हो रही थी अभी, जिन मेहमानों से मेरा कनेक्शन अभी नहीं था बहाल, उनको मैं बता दूं कि अर्जुन सिंह साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसान बिलों के संदर्भ में केवल भ्रम फैलाया गया है। वैसे भी ये मुद्दा नहीं है, और बंगाल में तो बिल्कुल मुद्दा नहीं है। बंगाल में अगर कोई मुद्दा है तो केवल करप्शन का मुद्दा है। अब इसको लेकर, क्योंकि सुनीत चोपड़ा इसको लगातार सुन रहे थे, मैं सुनीत चोपड़ा आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस बंगाल में आंदोलन और एक तरीके से लोगों में चेतना का विकास करने से जोड़कर वामपंथियों को देखा जाता रहा, वहां वामपंथी कहीं कोने में मार्जिनलाइज्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं? किसी एक पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चुनाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं? लाखों किसानों ने आंदोलन किया है, अभी छात्रों ने आंदोलन किया है, आम जनता ने आंदोलन किया है। आप ये समझ लो कि आज बंगाल में आप देखेंगे कि कांग्रेस लेफ्ट अलायंस जो है वो बहुत बेहतर आएगी। और आप ये भी परिस्थिति देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर भी 4थे नंबर पर जाए। ये परिस्थिति भी बन सकती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी 4थे नंबर पर जाए। तो बिल्कुल नहीं, तो 4थे नंबर पर जाए किस हिसाब से कह रहे हैं? आपको अलायंस के हिसाब से सीटें गिननी है आपकी, या अलग अलग करके गिननी है लेफ्ट की और कांग्रेस की? वोट तो अलायंस को होती है, ठीक है, लेकिन अलायंस को होती है। ठीक है, वोट तो अलायंस को होती है। आप ये समझ लो कि जिन्होंने 5 रुपए में खाना दे दिया है लोगों को, वो तो कुछ मिलेगा उनको। दूसरे कह रहे हैं हम आपको 500 रुपया महीना देंगे और वो आपको नहीं मिला, तो वो क्या देंगे? ठीक है, जो किसान हाथ को में है उससे अच्छी होती है, मिलेगा मोदी के जो हाथ में वही अच्छी होती है, तवे की नहीं अच्छी होती है, कहना चाह रहे हैं सुनीत चोपड़ा। ठीक है सुनीत साहब, बाकी मेहमानों के पास भी चलते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आपके पास एक बार फिर से आता हूं। इन चुनावों को ऑगमेंट करते हुए देख लेना, कैप्टन को एक बार फिर से प्रोजेक्ट करेंगे, उनकी सदारत में चुनाव लड़ेंगे, वही फिर से सीएम होंगे। यहां तक तो फिर भी ठीक था, पंजाब में ही निकाला जा रहा है, एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है, लेकिन बंगाल के हिसाब से भी बातें करने लगना, ये एग्जेजरेशन तो नहीं है? मतलब बहुत ज्यादा आशावादी हो जाना तो नहीं है? मैं 2-4 बातें आपसे जरूर कहूंगी। मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि जब भाजपा पंजाब हारी तो उससे पहले वो हरियाणा में भी निकाय चुनाव हारी थी। तो सिर्फ ये एबरेशन नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं यहां पर बैठकर कि बाहरी ताकतें जो हैं वो इस मूवमेंट में शामिल हो गई हैं। तो क्या वो कह रहे हैं कि सारे किसान जो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, जहां पर 200 से ज्यादा शहादत हो चुकी है, वो सब
खालिस्तानी और बाहरी लोग बैठे हैं, या ये देश की जनता है जो उनके साथ खड़ी है? जब चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से होता है, पूरे देश में होता है, कल रेल रोको 4 घंटे का है, पूरे देश में होगा। तो ये मुगालते में रहना कि ये कुछ किसान कर रहे हैं, उनको बदनाम करना, उनको दुष्चरित्र उनके साथ करना, ये किस तरह की बातें इस देश में हो रही है? 200 किसानों की शहादत हो गई, एक शब्द श्रद्धांजलि और सहानुभूति का नहीं निकलेगा भाजपा का। आप कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं, आप किसानों के साथ खड़े हैं और कसाब से उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। आप टेररिस्ट के साथ किसानों की बातें कर सकते हैं? ये किस तरह के लोकतंत्र को आप बना रहे हैं? आप गांधी के देश में गोडसे के उपासकों की जय जयकार करवाते हैं और उनको फॉलो पीएम और होम मिनिस्टर करते हैं, और आप यहां पे आके कसाब को किसानों से कंपेयर करिएगा। शर्म आनी चाहिए इनको। ये किसानों की बात करते हैं। पीएम किसान योजना जो सम्मान निधि थी, ममता दीदी कह रही है नहीं लागू करी, गलत काम किया। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी ने उस फंड को क्यों काटा बजट में? उसका फंड काटा गया, 75,000 करोड़ से 65,000 करोड़ कर दिया गया। मनरेगा का फंड काटा गया बजट में, एग्री और अलाइड इंडस्ट्रीज का फंड काटा गया बजट में। आप किस किसान के साथ खड़े हैं? आम आदमी से आप 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं, आम आदमी पर आप 175 रुपए 2 महीने में बढ़ा देते हैं रसोई गैस पर। आप ना आम आदमी के साथ है, ना मजदूरों के साथ है, ना किसानों के साथ है, आप सिर्फ पूंजीपतियों के साथ हैं। आप हम दो और हमारे दो की सरकार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की क्रांतिकारी जनता जहां से रेनेसांस शुरू हुआ था, वो आपको ऐसा करारा तमाचा मारने वाली है कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, जो पंजाब और हरियाणा दोनों में आपके साथ। इसका जवाब मैं लूंगा अपने मेहमानों से, लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि वो तुलना कसाब के साथ कतई नहीं थी, ये तो मुझको भी समझ में आ रहा है। वो केवल ये कहने की कोशिश थी कि जहां उनका भी ख्याल रखा जाता हो, उनको भी कुछ कहने को मिलता हो, वहां बाकियों की नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सूट करता है, आप इसको कह सकती हैं सुप्रिया जी। लेकिन ये अहम खबर सुन लीजिए, आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। पंजाब की जीत से गदगद कांग्रेस का बड़ा ऐलान। बंगाल में होगा त्रिकोणीय मुकाबला, कहा अधीर रंजन चौधरी ने। एनसीपी आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन जो है वो बाजी मारेगा। पीरजादा की पार्टी भी कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ेगी। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में जीत का दावा भी कर दिया। ये अब आप देख रहे हैं उसको, पंजाब के नतीजों को किस किस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये आप लगातार देख रहे हैं। और कांग्रेस जाहिर है उसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। लेकिन इसको लेकर संगीत रागी जी के पास एक मैं क्विकली जाऊंगा, उसके बाद जितेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये क्या इस बात से सरासर इनकार किया जा सकता है कि ये हवा बाकी जगहों पर भी चलती हुई नजर नहीं आएगी? संगीत रागी, देखिए, टेलीविजन के चैनल पर यदि आप प्रवक्ताओं की सुन लें तब तो आंदोलन और रिवॉल्यूशन तुरंत ही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां से तुरंत उखाड़ फेंकी जाएगी। लेकिन मैं आपको पूरे देश का एक परिदृश्य बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी जहां जहां तीसरे चौथे पायदान पे आई है, वहां से वो कभी भी पहले पायदान पर नहीं जा सकी है और जा भी नहीं सकती है। कांग्रेस का गठजोड़ और यदि वामपंथ, दोनों का गठजोड़ यदि देख लें तो पिछले चुनाव में वामपंथ को 6.73 या 74% वोट आया था। कांग्रेस करीब करीब उसकी जड़ें पूरी तरीके से बंगाल से समाप्त हो चुकी है। यदि ये दोनों साथ भी आकर के खड़े हो जाते हैं तब भी इसकी संभावना नहीं है कि वो एक बहुत बड़े राजनीतिक हैसियत और बड़ी ताकत वहां पर बन करके खड़ा होंगे। बंगाल के परिदृश्य में आप देखेंगे कि वामपंथ करीब करीब वहां से खत्म हो चुका है। आप उनको देखेंगे, उनका बहुत बड़ा काडर जो है या तो तृणमूल कांग्रेस में चला गया है या भारतीय जनता पार्टी में भी आया है। तो वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आकलन, मेरा अपना आकलन है कि ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म करती हैं तो वहां पर कांग्रेस का दोबारा आगमन होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। पंजाब एक अलग उदाहरण है। पंजाब वहां कांग्रेस के कारण नहीं है, पंजाब की जीत वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपने राजनीतिक साख के कारण है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर राहुल गांधी चुनाव के लिए उनको बिल्कुल एक तरह से लगभग मनाही थी। आप नहीं आएंगे तो बेहतर कांग्रेस करेगी, आप आएंगे तो कांग्रेस डूबेगी। तो इसको मैं इसी रूप में समझता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसको लेकर जितेंद्र तिवारी जी के पास मैं पहले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे काफी देर से चर्चा नहीं हुई। जितेंद्र तिवारी, अभी जब आप हमारे साथ नहीं थे, एक बात स्पष्ट कही गई कि अगर ये वाकई वहां रेप्लिकेट होने वाला है तो इससे तो फिर सत्तारूढ़ दल को उत्साहित होना चाहिए और उसको लोकल बॉडी इलेक्शंस जो बहुत दिनों से ड्यू पड़े हैं 100 के आसपास, उनको जल्दी से करा लेना चाहिए। ये कहा अभी अर्जुन सिंह साहब ने। उन्होंने ये भी कहा कि मंडियों को लेकर चर्चा तो सिर्फ करप्शन के नाम पर होती है और कोई पर्पस सर्व वहां मंडियां कर नहीं रही हैं।
फिर ये मुद्दा बंगाल में कैसे मुद्दा हो सकता है? देखिए, जहां तक निकाय चुनावों का मामला है तो बंगाल में ऑलरेडी निकाय चुनावों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये चुनाव नहीं कराया जा सका और बंगाल की सरकार चुनाव कराने के लिए हमेशा तत्पर है। ये अर्जुन सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक दूसरा मामला है कि किसानों का मामला है, तो बंगाल मैंने पहले ही कहा कि बंगाल की नीति क्रांतिकारी लोगों की नीति है, जहाँ के इन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जिन पर अन्याय अत्याचार होता है उसके साथ हमारी पार्टी, हमारी व्यक्ति और बंगाल के लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जहाँ तक किसान प्रधानमंत्री किसान रेल की बात है, तो ये केवल इनका दिखावा है। इसलिए 2 महीने पहले ही 20 लाख किसानों का नाम वेरिफिकेशन के बाद केंद्रीय सरकार के पास भेजा जा चुका है। बार बार ये कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान के अकाउंट में पैसा इन्होंने नहीं दिया। उसके विकल्प हम जानते थे कि हमारे किसानों के साथ ये करावा करेंगे, इसलिए विकल्प योजना हमारी राज्य सरकार ने पहले से ही बना कर रखा है और किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया दिया जा रहा है प्रति एकड़। लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, बड़े बड़े नेता आकर ये आश्वासन तो देते हैं कि हम यहाँ के किसानों को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी वेरिफिकेशन के बाद सरकार की भेज जाती है, उसके बाद भी किसानों को पैसा नहीं दिया। जहां तक कांग्रेस के साथ आने पार्टी के गठजोड़ का मामला है, पिछले संसदीय चुनाव में हम लोगों ने देखा कि चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस, उनका भी वोट ट्रांसफर हो गया था बीजेपी के पक्ष में और 16,018 सीट के लिए जीत पाई। इस चुनाव में भी हम जानते हैं कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और एक तरफ कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, ये सारे लोग एक साथ ही रहेंगे और हर सीट पर 51% से ज्यादा वोट लेकर ममता बनर्जी के उम्मीदवार जीतेंगे। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी, यही सपना लेकर और इसी तैयारी के साथ हम चुनाव समझ में है। इसलिए कौन एक साथ आता है, कौन निकल जाता है, इससे हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की उन्नति के लिए और 5 साल हमें देना चाहती है। और सुनील चोपड़ा, आपका वोट ट्रांसफर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में ज्यादा सीटें निकाल ले गई थी। कोई फर्क तृणमूल कांग्रेस को किसी चुनाव में नहीं पड़ता, उसका जो वोट है वो इंटैक्ट है। आप लोगों का वोट गड़बड़ होता रहता है। सुनील चोपड़ा, हमारा वोट 35 साल जब गड़बड़ नहीं हुआ तो आज होगा, आप इतना समझ लो। परिस्थिति ये थी कि पिछले चुनाव में कई जगह वोटिंग ही नहीं हो सका था और मैंने देखा है। मेरी तो इतना मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप बंगाल में नई हवा देखेंगे, उसमें ना बीजेपी होगा ना वो होंगे जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये कहना है, बंगाल की जनता अक्लमंद है, वो जानती है कि रोटी, रोज़ी और मकान तीनों चीज़ें उसको चाहिए। जो वो समझती है ये चीज़ें उनके लिए प्राप्त कर पाएगा, उसको वोट जाएगी। चलिए, अब एक बात ज़रा ये भी मैं समझ लूं कि अगर ये समझा जाए कि कुछ टापुओं के तौर पर आइडियोलॉजिकली बिहेव कर रहा है वोटर, एक राज्य में एक तरह का, दूसरे राज्य में दूसरे तरह का, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत अलग किस्म की होती है, या अभी कह दिया गया कि पंजाब में जो आपने देखा है वो उसका कुछ और मायना है, उसको बाकी जगहों पर मत करें आप। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए खासतौर से ये चिंता का सबब है क्या अर्जुन सिंह साहब? सब जगह यूनिफॉर्म असर, लोगों पर पॉजिटिव असर ये जो रखने का आपका जो संकल्प है, इस पर आप ये बाधा देखते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हमेशा कहना है कि हम भारतवर्ष के तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सेवक के रूप में काम करते हैं। कहाँ किस चुनाव में कौन सा, हमारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना हारना की बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हम अपना उद्देश्य लेके, हम अपना आइडियोलॉजी लेके काम करते हैं और उसी आइडियोलॉजी में हम काम कर रहे हैं। और बंगाल और पंजाब में सही मानों में रागी साहब ने जो कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल बाबा को ढुकने से मना कर दिया था। ठीक है, तो पंजाब की बात अलग है, वहाँ हम सही मानों में हमारे संगठन भी उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि हम अकाली दल के साथ मिलकर काम करते थे। तो उसका जो खामियाजा हुआ है, हम 0 से तो नहीं, हम कुछ 4 नंबर से ही शुरू करके हम 1 नंबर में जाएंगे। लेकिन हमारे जो हमारी जो बहन हैं, दीदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता
देखिए, कम से कम जहां आप नेशनल चैनल पर बैठी हैं और अपनी बात हमने क्या कहा और उसको आप बात को घुमा रही हैं, तो ये आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है कि आप एक नेशनल पार्टी की प्रवक्ता हैं और मेरी बात को आप इस तरह से मरोड़ कर कह रही हैं। हम सीधे तौर पर एक बात हमने कहा है कि जिस देश में कसाब जैसे लोगों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले लोग भी हैं, उस देश में हर तरह के आंदोलन और देश को बदनाम करना, जहां पर सरकार 11 बार मीटिंग कर चुकी है, लेकिन हम अगर तय कर ले कि हम मानेंगे नहीं, हम वो भी कुछ कह रही हैं, सुनिए, समझौता करने के पक्ष में नहीं है, तो सुप्रिया जी कुछ कह रही हैं इस पर आती है। अर्जुन जी कुछ कह रही हैं, वो नेशनल जवाब दे रही हैं। आप कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ आपके मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा। मुझे बोलने दीजिए। आप एक रिनाउंड प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, अर्जुन जी को मेरी आवाज थोड़ा डिफर्ट पहुंच रही है, इसलिए जो निवेदन कर रहा हूं उनको रियल टाइम सुनाई नहीं दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, अर्जुन जी सुन लीजिए। अर्जुन जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि हम सब लोग पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। एक सांस में कसाब और किसान को बात करना बर्दाश्त नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, आपने बिल्कुल साफ कहा था कि बाहरी ताकतें हैं इस आंदोलन के पीछे, तो आप और भाजपा आज दिल पर हाथ रख के बताइए कि ये किसानों का आंदोलन है। किसान, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पवित्र आंदोलन है, उनको कहना पड़ा, तो क्या इसमें सारे नक्सलवादी, आतंकवादी, माओवादी शामिल हो गए या किसान है? एक तो ये बताइए। और दूसरा, आपसे और जो दूसरे प्रवक्ता बैठे हैं आरएसएस के, उनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन सिंह जी जब आप बोलते हैं तो सुप्रिया जी की आवाज मैं अनम्यूट नहीं करता हूं, वो बेशक बोल रही हूं, और यही बाकी मेहमानों पर भी लागू है। जो बोल रहा होता है सिर्फ उसकी आवाज आगे जाती है। संगीत रागी जी के पास मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अहम खबर बता दूं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल बंगाल के कलाकार भी यश दास गुप्ता ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। नुसरत जहां के अच्छे दोस्त हैं यश दास गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। और यह बात समझी जा रही है कि बंगाल के कल्चर से, बंगाल की संस्कृति से और वहां की कला से जुड़े हुए लोग जितने ज्यादा तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे, उतना ही ज्यादा, माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तृणमूल कांग्रेस को उतना नुकसान होगा। लेकिन एक बार फिर से चलें जरा संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, अब ये इन लोगों का शामिल होना या जय श्री राम के मुद्दे पर हम देख रहे हैं उसका तूल पकड़ना, ये सब, या किसान जैसे मुद्दे भी कहीं चर्चा में, वहां के नैरेटिव में किसान भी रहेगा, या आपको लगता है एकदम आउट ऑफ द कोर्स सवाल है, ये आएगा ही नहीं? पहले तो आया तो इसका जवाब कोई नहीं देगा। देखिए, मैं दो टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली बात जो सुप्रिया श्रीनेत जी ने की कि ये किसान आंदोलन है और बाहरी ताकतें के बारे में जिक्र क्यों? ये किसानों का आंदोलन जरूर है, लेकिन इसमें खालिस्तानियों, वामपंथियों का प्रवेश हो चुका है और इस आंदोलन की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। ये किसान आंदोलन अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच के तकरार के राजनीतिक नेतृत्व की प्रतियोगिता से निकला था। राकेश टिकैत जी का प्रवेश बाद में होता है, तो ये आंदोलन बेशक रहा हो, लेकिन ये आंदोलन अब हाईजैक कर लिया गया है, ये लगातार कहा जा रहा है। एक बार फिर से उसी तरह की विवेचना, वक्त नहीं है सर, वरना आपकी बात पूरी सुनता। धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का। हम ये वक्त पर छोड़ेंगे और अपने दर्शकों पर कि ये मुद्दा क्या पश्चिम बंगाल में भी मायने रखता है, और रखता है तो कितना। फिलहाल इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।